नाजरीन को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम और आप देख रहे हैं 4 TV न्यूज़। मेरे प्रोग्राम फोर्थ व्यू में मैं आपका खैर मकदम करता हूँ और आज के बाद कोशिश करूँगा कि हफ्ते में 5 दिन आपके साथ इसी वक्त इसी चैनल पर रहा करूँ। आज एक तवील मुद्दत के बाद मैं फोर्थ व्यू को 4 TV पर लेकर आया हूँ और वजह यह है कि हम दरअसल उन बातों पर चर्चा कर सकें, उन बातों पर बारीकी से तजिया कर सकें जो हालात समझ से परे होते हैं, क्योंकि ये तमाम ख़बरें जो आप सुनते रहते हैं इनमें से जो विदेशी ख़बरें होती हैं वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से वो कुछ और आती हैं, और जो ख़बरें हमारी तरफ से भारतीय मीडिया की तरफ से होती हैं कुछ पाकिस्तान और मुस्लिम जगत की तरफ से होती हैं, तो ये आपस में मैच नहीं करती। जब मैच नहीं करती तो इसका सोल्यूशन क्या करें? इसी वजह से हम अपने चौथे नज़रिए पर आ जाते हैं और इन सब को घुला मिलाकर एक कर लेते हैं और फिर समझना चाहते हैं कि दरअसल खबरें कितनी हैं और कैसी हैं और उनकी सच्चाई क्या है। आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं उसमें आपको खबर मिल रही होगी कि शार्ली एब्डो, जो जिस पर आतंकवादी हमला भी हुआ था, उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की थी, कार्टून छापने की कोशिश की थी, और फिर से उन्होंने ऐलान किया है कि हम नहीं हारेंगे, हम नहीं थकेंगे, और फिर से जब ये मुकदमा शुरू होने वाला है वो पैगम्बर इस्लाम के कार्टून के छापने की गुस्ताखी करने के लिए लगभग तैयार हैं। यहाँ दरअसल ये मामला क्या है, क्यों ऐसी सूरत हाल होती है? ये सिर्फ यही नहीं हो रहा है। देखिए नाज़रीन, आप समझिएगा मसला क्या है। मसला अभी स्वीडन ने में भी आपने देखा होगा कि कुरान की बेहरमती को लेकर वहाँ पर दंगे फसाद और झगड़े हो गए हैं। ये एक तरफ ये चीज़ें चल रही हैं, ये ऐसा क्यों, ऐसे ख़ास वक्त को चुना जाता है और ख़ास वक्त को चुनकर इन देशों के अंदर, किसी भी देश के अंदर माहौल ख़राब करने की कोशिश क्यों की जाती है? क्योंकि एक तरफ चार्ली एब्डो फ्रांस के अंदर पैगम्बर इस्लाम पर तनकीद करने के लिए तैयार है, कार्टून बनाने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ मैक्रोन, आप देख रहे होंगे कि लेबनान में सब भाई हैं, सब अपने हैं कह के लोगों से गले मिल रहा है, और यहाँ पर एकता की बात और मुसलमानों को दिलासा देने की बात करने की एक नौटंकी जारी है। एक तरफ आप लोगों के ज़ख्मों पर मरहम लगाने की नौटंकी कर रहे हो, दूसरी तरफ तुम्हारे ही देश में ज़ख्मों को ताज़ा करने की कोशिश की जा रही है। आखिर ये सब है क्या? क्यों ऐसा करते हैं? ये देश के जो सरबराह होते हैं, देश के प्रेसिडेंट होते हैं या प्रधानमंत्री कहे जाएं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्या इन तमाम देशों की जो आवाम है वो ये सब चाहती है, या फिर इसके पीछे कुछ ख़ास मकसद चलता है? जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे, जैसे यूएई ने इजराइल के साथ समझौता किया। यूएई ने इजराइल के साथ समझौता किया, अभी अरबों की और ममालिकों से खबरें आ रही हैं कि वो भी समझौता कर सकते हैं, मगर क्या इन देशों की, चाहे वो मिस्र हो, सऊदीया हो, यूएई हो, बहरीन, कतर, कोई भी देश क्यों ना हो इस्लामिक, क्या उसकी आवाम इन तमाम अपने बादशाहों को एक समर्थन दे रही है कि भाई आप ऐसा कर लीजिएगा? क्योंकि सैकड़ों सालों तक इसराइल के ख़िलाफ़ एक बाकायदा एक लावा रहा है और इसके ख़िलाफ़ एक्ट करने की कोशिश की गई है। ओआईसी का गठन एक तरह से इसी के ख़िलाफ़ होता है, और फिर हर एक चाय मीटिंग में ये कोशिश की जाती है बताने की कि चलिए भाई हम कुछ ना कुछ इक़दाम कर रहे हो। अचानक जो है दुनिया पलट जाती है, दुनिया नहीं मतलब सरबराह पलट जाते हैं, और वो ऐसी जो कारनामे हैं वो करना शुरू कर देते हैं। एक तरफ इजराइल भी मुस्लिम देशों को धमकी देता है, थ्रेट करता है, बम से उड़ाने की बात करता है, परमाणु भट्टियां जो लगाई जाती हैं उनको उड़ा देता है अचानक बिना वार्निंग के। किसी भी सीरिया हो, ईरान हो या कुछ कोई और देश हो, जाकर हमला कर देता है, इराक पे भी हमला कर देता है। ये देखिए, अचानक वो मुसलमानों की दोस्ती पर उतर आता है, बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं कि हमारे पास यूएई के और तमाम अरब ममालिकों के साथ जो है अब गठबंधन हो रहा है। क्या ये सब कुछ इतना आसान है? नहीं। दरअसल मैं आपको समझाने की ये कोशिश करता हूँ कि अभी 2 दिन पहले की आप वाकया हिंदुस्तान से उठा लीजिएगा, और हिंदुस्तान से उठाकर मैं स्वीडन, फ्रांस और यूएई, सऊदी अरब, इजराइल तक जाऊंगा। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी,
मिस्टर नरेंद्र मोदी जो है एक मन की बात कहते हैं, उसमें जानवरों के प्रति अपने प्यार को दिखाने की कोशिश करते हैं। यही नरेंद्र मोदी जो एक शब्द बोलते हैं तो लाखों करोड़ों जो है इनको यूट्यूब पर लाइक मिल जाते हैं, फेसबुक पर लाइक मिल जाते हैं। और एक वक्त बिल्कुल ऐसा आता है कि कुछ नेगेटिव बोला भी नहीं है और उससे कहीं ज़्यादा नेगेटिव रेस्पॉन्ड जो है वो सोशल मीडिया करने लगता है। इससे थोड़ा सा और पहले आते हैं, आखी दास नाम की जो एक फेसबुक की अधिकारी है, उसको अमेरिका कुछ छापता है कि ये 2011, 12, 13 से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के लिए काम कर रही थी और करते करते ये यहाँ तक आई है। यानी कि ये जो सोशल मीडिया पर जो दिखाई दे रहा था कि हेट स्पीच या प्रो भारतीय जनता पार्टी, या फिर एक तरफ तो पूरी तरह से हाईलाइट दिखाई दे रहा था, दूसरी तरफ वो दूसरे लोगों की बातें दब जाती थी, रीच नहीं होती थी, पहुंच नहीं पाती थी। मतलब ऐसा लगता था कि तब देश में दूसरी कोई पार्टी नहीं है और एक पार्टी पूरी तरह से सोशल मीडिया पर भी नज़र आती थी, मीडिया पर भी नज़र आती थी। अचानक एक झटका लगता है कि वही नरेंद्र मोदी जो 2 दिन पहले तक बिल्कुल हाईलाइट है, कोई नेगेटिव रिस्पॉन्ड नहीं है, अचानक ग्राफ नीचे आता है और बहुत भयानक ग्राफ नीचे आता है, जो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री को अंदर तक हिला के रख देता है। ये होता क्या है? दरअसल सहयूनियों के बारे में आप जानते हैं, संजीदगी से नाज़रीन बात समझ लीजिएगा। वो लोग फाइनेंस पर अपना कंट्रोल करते आए हैं हज़ारों हज़ार साल से। शायद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन्हीं के साथ जॉइंटली जो है इसमें इनके फाइनेंस का इस्तेमाल हुआ है, इनके इंटरेस्ट का इस्तेमाल हुआ है। वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी आपने देखा होगा कि सहयूनियों का एक संगठन इजराइल तक पहुंचता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो बिल्कुल इस्टेब्लिश हो जाता है। तो बेसिकली दुनिया से जो उनको इकट्ठा करने के लिए इजराइल पहुंचाया जाता है, एक पूरा गेम है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जो है सहयूनी ताकतों को आप कमज़ोर करके आंकिए, मगर बहुत ज़्यादा ताकतवर करके क्यों ना आंकिए, और कैसे आप सही रास्ते पर आ सकते हैं, इस पर थोड़ी सी अपनी राय पेश करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, स्वीडन में कोरोना को लेते हैं, कोरोना को वो स्वीडन मना कर देता है कि भाई हमारे यहाँ कोरोना नहीं है, हम लॉकडाउन नहीं करेंगे। जबकि आपको याद होगा कि हमने मुबाहिसा में बाकायदा आपको कई बार समझाया कि वेस्टर्न वर्ल्ड की इकोनॉमी और एशिया अफ्रीका की इकोनॉमी, उनके मॉड्यूल मैच नहीं करते। इसको बहुत ही अलग तरीके से उनको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, यानी अफ्रीका और एशिया को या तो अपने साथ मिलाकर उसके इक्वल यहाँ सैलरी पैकेज, वेजेस और रेट उसी तरह के करने पड़ेंगे, या अपनी खुद की इकोनॉमी को डाउन करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया है, पूरी दुनिया को शट डाउन कर दिया है और शट डाउन करने के बाद उसको रीस्टार्ट कर रहे हैं ज़ीरो से, ताकि सब इक्वल हो जाएं और फिर से अपने रेट और बाकी चीज़ों को मैनेज कर सकें। नाज़रीन, यहाँ समझने की बात यह है कि स्वीडन जो है मना करता है कि मैं शायद उस नेटवर्क की बात नहीं मान रहा हूँ जिसे जो इस नेटवर्क को शट डाउन की तरफ ले जा रहा है। नतीजतन एक खेमा वहाँ पर उठता है, उठने के बाद कुरान की जलाने की बात आती है, फिर घर जला दिए जाते हैं, फसाद हो जाता है। ये थ्रेट करके दिखाया जाता है कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे गद्दी पर बैठकर, तो हम तुम्हारे देश में जो चाहे वो करवा सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे देश की जनता, तुम्हारे देश की नेटवर्क्स हमारे साथ, हमारे कब्जे में हैं। अगर तुम सत्ता में बने रहना चाहते हो और ज़िंदा रहना चाहते हो तो तुम तमाशा देखो। एक तरफ से बेवजह कुरान उठाई जाती है और उसको जला दिया जाता है, और उसके बाद तो पूरे देश में आग लगती है, आगजनी होती है, दंगे भड़क जाते हैं। ये एक डेमो होता है। ठीक वैसे ही आप मान सकते हैं जो शार्ली एब्डो भी एक तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि वो लेबनान में जाकर कोशिश करेंगे कि वो मुसलमानों के साथ भी हैं और खड़े हैं और बड़े हमदर्द हैं। दूसरी तरफ कार्टून हम नहीं थकेंगे, हम नहीं हारेंगे कि बात पर लेकर आते हैं बैलेंस बनाने के लिए कि हम, ये बात क्या है, मैक्रोन क्या करना चाहता है वो अलग बात है, शार्ली एब्डो क्या करना चाहता है वो एक अलग बात है। किसी तरह की थ्रेट हो सकती है कि उसको उनकी बात पर आना पड़े, क्योंकि फ्रांस में भी दंगे भड़क जाएं और फ्रांस में भी स्थिति खराब हो जाए और जो कुछ फ्रांस करना चाहता है या सोच रहा है शायद वो ना हो पाए। ये सूरत हाल, अभी हिंदुस्तान हम आ जाते हैं। हिंदुस्तान की हालत ये है कि आपको एक पैगाम दिया जाता है कि अगर वो चाहें, अगर सहयूनी ताकतें चाहें
तो जो आपको बिल्कुल भारत के पसंदीदा उरूज पर पहुंचा दिया जाता है, 80% 90% तक आपके लाइक्स आप ही के फेवर में आते हैं, अचानक आपको इतना नेगेटिव कर देते हैं। तो यानी कि हमारे हाथ में सब कुछ है, हम जो चाहे कर सकते हैं। ऐसी सूरत हाल अगर किसी देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की होती है, यानी यही बात वो किसको बोलते हैं, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि वो सब अरब अरब ममालिक को तुरंत कहते हैं कि अगर हम अपनी सिक्योरिटी तुम्हारे पास से हटा लें, जबकि वो फौजी सिक्योरिटी का मतलब उनके गनमैन उनके साथ नहीं रहते हैं, तमाम चीज़ें, यानी हमने अपना समर्थन अगर अमेरिका हटा लेता है तो 8 दिन आप सत्ता में बने नहीं रह सकते। और वो डेमोस्ट्रेशन आपने इजिप्ट में देख लिया है, अरब स्प्रिंग, मुर्सी की शहादत, ये सब कुछ आप देख चुके हैं सारी चीज़ें। अब नाज़रीन, ये सब बातें मैं क्यों उठा रहा हूँ, इसको बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है। दरअसल इस इशू को उठाने का मेरा मतलब है कि हमारे बीच में हमारे मज़हब के कायद हो सकते हैं, हमारे लीडरशिप हो सकती है, हमारे गली मोहल्ले के लीडरशिप हो सकती है, और कुछ नेटवर्क्स होते हैं, ये हमारे बीच में ही स्लीपिंग सेल होती है। और ये आपको एक ऐसे रास्ते पर कभी भी किसी भी वक्त ले जाकर उकसा सकती है, भड़का सकती है, और किसी भी लेवल पर ले जाकर वो शांत कर सकती है। ये जो एक गेम होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मैनेज किया जाता है। इन आपके बीच में जब ऐसे लोग मौजूद होते हैं, गौर समझ लीजिएगा, फाइंड आउट करिएगा, बिटवीन द लाइन में बहुत सारी बातें नहीं कह रहा हूँ, उनको नोट कर लीजिएगा, उन पर गौर रखिएगा, जो कल तक क्या कहते थे और आज क्या कह रहे हैं, और जो आज कह रहे हैं वो कल कहेंगे कि नहीं कहेंगे, चूँकि उनको कोई और ऑपरेट करता है और इन लोगों को जो पैगाम दिया जाता है, इनकी ज़बानें बदल जाती हैं। अभी आपको यही तमाम सभी, चाहे शिया सुन्नी और तमाम मसलक के मुसलमान, इजराइल को आज तक जो है वो दज्जाल का रिसीवर और बहुत ही ख़तरनाक और सब कुछ आप सुनते आए हैं, एक मुसलमान इनके फेवर में बोलने वाला नहीं था। अभी आपको लाखों करोड़ों मुसलमान इनके फेवर में बोलते हुए नजर आएंगे, हदीसें सुनाते हुए नजर आएंगे, बहुत सारी बातें हो जाएंगी। दरअसल ये लोग उस नेटवर्क का हिस्सा हैं जिनके जरिए सत्ताओं पर दबाव डाला जाता है इन देशों के। क्योंकि मैं आपको एक बात बहुत वाज़ेह बताता हूं कि सयूनी, इजराइल, यहूदी, ये इतने कमज़ोर और बुजदिल और कायर होते हैं कि किसी भी देश का डायरेक्ट हिम्मत करना कि न कभी ये लड़े हैं मैदान में, न ये आगे लड़ने की सलाहियत रखते हैं। मगर ये करते क्या है, ये वो करते हैं कि तुम्हारे बीच के तुम्हारे ही लोगों को खरीदते हैं, और तुम्हारे वो अपने बनने की बात में, देखिए धर्म का इस्तेमाल में आप जानते हैं मेरी आदतें, मैं बड़े अच्छे से वो अल्फाज इस्तेमाल कर लेता हूँ, मगर तुम समझ लो, बस मैं कह नहीं रहा हूँ, तुम्हारे बीच में मौजूद हैं, तुम्हें ज्ञान बांटते हैं, उन पर ध्यान रखना, नज़र रखना, वो गुमराह करेंगे। यही हुआ है नरेंद्र मोदी के उस ट्वीट का मतलब, जो वो एक बयान देते हैं और अचानक पूरा उसको नेगेटिव देता है, पूरी दुनिया में फैल जाता है, दुनिया के मीडिया उसको हाईलाइट करता है। ये थ्रेट है कि हम चाहेंगे अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ये वो थ्रेट है। इन छोटी छोटी बातों में हम शामिल हो जाते हैं, इनकी संजीदगी हम नहीं समझते। हमें तमाम लोगों को अवेयर, मैं जानता हूँ कि एक शुरुआत है ये, इसको बहुत आगे बढ़ना है। आप जानते हैं कि मैं कुछ ऐसी बातें करता हूँ जिससे अमूमन आप वक्तन बवक्तन तुरंत आप उस पर इत्तफाक नहीं कर सकते। अलबत्ता फिर 5 साल के बाद आपको याद आता है, नहीं मैंने कुछ बोला था तो शायद वो सही बोला था, वो दिखाई दे रहा है। ये तमाम नज़रिया टाल लीजिएगा। आज अगर मैं इस बात को आपके लिए कह रहा हूँ तो इसके पीछे बहुत सारे वजूहात है। वो ये है कि अगर मैं सिर्फ ये हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ या अरब ममालिक की बात नहीं कर रहा हूँ, इसको कंक्लूजन की तरफ ले जाते हुए अपनी एक पैगाम आपको ज़रूर देते हुए जाऊंगा। पाकिस्तान में भी अब आप देख लीजिएगा, पाकिस्तान की स्थिति जब होती है तो एक कोई मौलाना मतलब डीजल या कुछ कहते हैं, मैं नहीं जानता हूँ कौन है, मगर एक एक्टिविटी से मुझे पता था कि जिस वक्त जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ा, और तनाव बढ़ने के बाद अचानक वो एहतजाज पर आ गए, सड़कों पर निकल आए, और इमरान खान को शायद या उनकी फ़ौजों को भी रोकने तक की कुछ कवायद हुई थी। यही नेटवर्क होते हैं, यही नेटवर्क होते हैं, हर देश में मौजूद होते हैं, स्लीपिंग तौर पर होते हैं, और ये लोग तुम्हारी सत्ताओं को, तुम्हारे नेताओं को, तुम्हारी लीडरशिप को कैप्चर करने का काम करते हैं। इनके ज़रिए चंद पैसों में इस्तेमाल किया जाता है दबाव, और दबाव के बाद तुम्हारे जो लीडर होते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या बादशाह होते हैं, वो सयूनी ताकतें उनको एक डीप स्टेट के
माध्यम से कैप्चर करती है, डराती है, थ्रेट करती है। वो सोते हुए भी डरते हैं, उठते हुए भी डरते हैं, दुनिया को झूठी मूठी बहादुरी की बात करते हैं, कभी मूछी ऊपर करते हैं तो कभी पगड़ी टेढ़ी करते हैं। ये सब उनको अपने दिल को बहलाने की नौटंकी होती है। दरअसल वो अपने आप अंदर बहुत डरे सहमे रहते हैं और आप लोगों को शायद वो अपने डर को बाहर निकालने के लिए करते हैं। चूँकि आज अगर दुनिया में तो आप देखोगे किसके फेवर में है, एक तरफ हम हैं हिंदुस्तान में, हमारी मईशत जो है ऑलमोस्ट ये तो 30% से भी नीचे चली गई। ये आंकड़े चाहे कुछ भी बोल रहे हो, ये माइनस में है। इसको रिकवर करने में हमको बहुत सारे साल लग जाएंगे। हमारे पड़ोस में एक पाकिस्तान है, चूँकि वो दूसरे बेल्ट खेम ब्लॉक में चला गया है, वो ऐसा नहीं कर रहा है, उसकी जीडीपी डाउन नहीं हुई है। तो ये ब्लॉक वाइज जो जीडीपी जा रही है और चीज़ें जा रही हैं, इनके सरबराहों को डराने का काम ये सही है कि सहयूनी ताकतें कर रही हैं, मगर सहयूनी ताकतों ने भी जिस गेम को खेला है ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे इस्लामिक वर्ल्ड के जो मीडिया हैं, अखबार हैं, सहाफ़ी हैं, उनके लिए बड़ा आसान होता है ये कहना कि बस अब तो दज्जाल आने वाला है, गाय भी मिल गई है और अब पूरी तरह से बस हम क़यामत के नज़दीक पहुंच गए हैं और सहयूनी अब वो इल्यूमिनाती उनको रिसीव करके रहेंगे। माफ़ करना, ना कोई दज्जाल अभी आने वाला है, न इनको कोई रिसीव करने वाला है, न इनके पास कोई गाय है। ये आपको प्री जो चल रहा है, जैसे कि मैं एक चिप के बारे में आपको बताया था कि वो अभी एक चिप का एक्सपेरिमेंट हो चुका है जो आपके न्यूरोमैग्नेटिक सिग्नल के ज़रिए आपको कंट्रोल कर सकती है। यानी कि जो प्रेडिक्शंस हैं, जो हदीस की प्रेडिक्शंस हैं कि भाई वो एक इस तरह का होगा दज्जाल के आपको मनवा देगा कि आप खुदा हैं, मैं ही खुदा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, जो चाहेगा मनवा देगा, जहाँ चाहेगा बारिश करेगा। ये सब बातें भी चल रही है, अलग बात है। मेरा मुद्दा ये था कि ये सब आपके दिमाग को, आपकी चीज़ों को कैप्चर करने के लिए, डराने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और इस इस्तेमाल में हमारे बादशाह, राजा, सब कोई, हर कोई जो है इसमें इस्तेमाल होता चला जाता है। आज जो हो रहा है वो चाहते हैं, जो ब्लॉक हैं आप जानते हैं, एक रशिया ने यूरेशिया के नाम से ब्लॉक बनाया है, एक अमेरिका ने न्यू ग्रेट गेम के नाम से ब्लॉक बनाया है, तीसरा ब्लॉक मुझे इस वक्त जो है नज़र आ रहा है आपका जर्मनी, यूरोपियन यूनियन के बंटने का भी एक ब्लॉक नज़र आ रहा है। तो एक जो सूरत हाल अभी बन रही है उसमें ऐसे बहुत सारे देशों का भारी नुकसान होने वाला है, दरअसल जिन्हें इस लड़ाई का हिस्सा होना ही नहीं चाहिए था। मैं अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह पूरा आगे का वो किस्सा बताने की कोशिश करूंगा। आज मैं इसकी सिर्फ शुरुआत भर कर रहा हूं आपके साथ ये समझाने की कि इस पैटर्न पर अगर हमको समझना पड़ेगा, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा और कहाँ हमें विरोध करना है और कहाँ हमें किसका सपोर्ट करना है, ये इस वक्त अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। चूँकि ये मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, गैर मुस्लिम और ये सब कुछ जो आपने देखा होगा 3 महीने पहले जो लोग मोमबत्ती लेके अन्ना हज़ारे पर ईमानदारी के गुण गा रहे थे, वही कट्टर हिंदुत्व की बात करने लगे थे। वही आज अगर वो चाहेंगे तो आपके बीच में बैठे हुए वो लोग स्लीपिंग सेल के आपका 2 सेकंड के अंदर दिमाग बदलेंगे, आप एंटी बीजेपी हो जाएंगे, कभी आप हिंदू राष्ट्र। ये सब कुछ जो है एक गेम है। इस गेम को समझाने की आज ये कोशिश की है कि हमें सभी आम जनता को ये समझना होगा कि डीप स्टेट और ये सहयूनी ताकतें, कैपिटलिज्म जो दुनिया को दासवाद की तरफ ले जाना चाहता है और सबको अपने एक कंट्रोल में लाना चाहता है, उनको मात देने का एक ही तरीका है, आपको हमें जागरूक होना होगा और ये आज मेरे कही गई बेहुदा बातों को बच्चों तक और बड़ों तक पहुंचाना होगा और ये समझना होगा कि इस दुनिया को हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे उनकी चालों को समझ सकते हैं। ये जब तक जनता अवेयर नहीं होगी, तुम्हारे राजा गुलाम रहेंगे, तुम्हारे बादशाह गुलाम रहेंगे, वो उनसे डरते रहेंगे क्योंकि खौफ तुम्हारे नाम का बिठाया जाता है, वरना तुम्हारे बादशाह और राजा न डरें। चूँकि रजब तैयब अर्दगान जिस तरह से ऑफेंसिव होकर बाहर निकला है, अगला एपिसोड हम उसका करेंगे इंशाल्लाह। इस प्रोग्राम को हम आज यही ख़त्म करेंगे और अगले प्रोग्राम में तुर्की इनकी इस नेटवर्क को रशिया और चाइना की मदद से कैसे तोड़ने वाला है और उसकी क्या चुनौतियां हैं, इंशाल्लाह कल उस पर बात करेंगे। फ़िलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह देखते रहिए 4 TV न्यूज़ और अगले प्रोग्राम का इंतज़ार कीजिए। खुदा हाफ़िज़।